हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम होना है जनवरी में, तो उसके लिए सेशन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। क्लासेस भी आ रही थी, ठीक है। क्लासेस मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ईवीएस, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैंने हर सब्जेक्ट की क्लासेस डाली हैं। एसएसटी से रिलेटेड भी मैंने क्लासेस प्रोवाइड की हैं आप लोगों को। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देख सकता है, एक एक टॉपिक मैंने क्लियर किया है सीटीपी का उसमें, ठीक है। तो आज मैं जो सेशन लेकर आई हूँ उसमें मैं सीटीपी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ और ये रोज सेशन आपको देखने को मिलेगा। आज का जो सेशन है इसमें मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है, ठीक है। जैसे मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपके 10 से 12 नंबर बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके नंबर 5-6 तक ही रह जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जाता है तो उसमें निर्माण करते टाइम किस बात को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो देखिए, पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जाता है तो बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है। जैसे कि अगर बच्चे की योग्यता, बच्चा छोटा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बड़ी क्लास का पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे की योग्यता के आधार पर ही हमें करिकुलम बनाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता हो, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन भी सही है एंड ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो शिक्षण अनुसंधानों को, यानी कि स्कूल्स को क्यों हम ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए सर्वोपरि क्या है, हमारे लिए सर्वोपरि है छात्र, ठीक है। तो हमें जो ध्यान में रखना है वो रखना है छात्रों की आवश्यकताओं को, रुचियों को एवं योग्यताओं को। और इन सब को जब हम ध्यान में रख लेंगे तो हमें प्राप्ति होगी, शिक्षा के उद्देश्यों को हम ऑलरेडी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ए एंड बी ऑप्शन सही है, सी गलत है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, ठीक है, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी। जब से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में लागू किया गया था, इसके लागू होने के बाद क्या चीज हुई है, क्या बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में, या इन सभी में। तो जब से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लाई गई थी उसके बाद से बालकों में भी साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, देश में भी, और यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो बालकों में साक्षरता बढ़ी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर साक्षरता बढ़ी है तो जाहिर सी बात है देश में साक्षरता बढ़ी है, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन क्या है, सही हो जाएंगे, ठीक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला प्ले ग्रुप में आवश्यक है। शिशुओं के लिए प्ले ग्रुप में क्या आवश्यक है, खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या कहानियां सुनाना। तो जो प्ले ग्रुप में बच्चा होता है तो सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी पर जाते हैं हम, सामान्य ज्ञान देना। अरे भैया, जब प्ले ग्रुप में बच्चा आया है तो क्या हम उसे ज्ञान देने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, गलत हो जाएगा। भाषा पढ़ाना, हम भाषा थोड़ी ना पढ़ाना चालू कर देंगे, प्ले ग्रुप की बात हो रहा है, प्ले मतलब खेल है ना। तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन 1 सही होगा, खेल के अवसर प्रदान करना, ठीक है। प्ले ग्रुप में जब बच्चा आता है तो खेल के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना भाग ले रहा है, कितना उस खेल को सीखने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं प्ले ग्रुप में, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा इनमें से बताना है क्या संभव नहीं है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार करना, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो क्या संभव नहीं है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए संभव क्या क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या क्या चीजें संभव हैं। तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार करना, ये संभव है, ठीक है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना, बाल केंद्रित शिक्षा क्या दिखा रही है, बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालक पर शिक्षक विशेष ध्यान ही देगा, प्रत्येक बालक पर, वो भी, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब कि ये भी संभव है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये गलत हो जाएगा। पृथक रूप से ध्यान दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक पर अलग अलग तरह से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज क्या है, संभव नहीं हो सकता में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये भी बात सही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान समय में जो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा हो रखी है उसका कारण क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है, एकांकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो देखिए, और इसमें से क्या सही है? इसमें से जो सही है वो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, ठीक है। प्राइमरी शिक्षा के दुर्दशा का मुख्य कारण यही है, जो रेशियो होता है शिक्षक और छात्र का, उसमें जो छात्र है वो बड़ी संख्या में है और उनको संभालने के लिए एक शिक्षक है। तो शिक्षक क्या है, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है प्रत्येक बालक पर, ठीक है। तो जो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण है वो शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना है, ठीक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो जब बच्चा कोई विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है तो उसे सीखने के अवसर भी मिलते हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव में दिए हों तो लगभग उनके सही होने का जो चांस होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी सही आलोचना करता है, यानी कि एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपको बताता है कि आपने एक गलत तरीके से किया है, सही गलत आपको बताता है, तो उसका व्यवहार क्या है, आपके साथ उसका व्यवहार किस रूप में है? वो एक मित्र ही है, सच्चा मित्र ही है, जो आपको सही डायरेक्शन देता है, आपकी आलोचना भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मित्र के रूप में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो मूर्ख है जो आपकी आलोचना कर रहा है, आप गलत हो, आपको गलत बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आलोचक के रूप में है या आलोचना के रूप में है। तो वो क्या है, एक मित्र के रूप में है, तभी आपको बता रहा है कि आपने ये गलत किया है, ये सही किया है, मतलब कि आलोचना कर रहा है आपकी, ठीक है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो शिक्षक है उसकी कौन सी भूमिका, इनमें से कौन सी वो भूमिका है जो सराहनीय है? तो क्या भूमिका है? जब छात्र, जो कक्षा है उसमें जो छात्र है वो अनुशासन बनाए रखते हैं, इसका मतलब है कि जो शिक्षक है उसमें कक्षा प्रबंधन की क्षमता है जो कि सराहनीय है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कक्षा का ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि जो छात्र है वो अनुशासन बनाए रखे हैं, ठीक है। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला है और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। अगर आप एज अ टीचर ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आप बताओ आप किस स्टूडेंट को अच्छा मानोगे? जो शिक्षकों को सम्मान दे, उनकी आज्ञा माने, ठीक है, एक हद तक ये ठीक है। जो सुशील हो, शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, ये भी एक हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शर्मीला वर्ड है ये थोड़ा सा निगेटिव में आ गया है, ठीक है। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, ठीक है, यही क्या है, यही राइट आंसर है। अगर हम टीचर हैं तो हम बच्चों के बारे में चाहेंगे कि जो बच्चा है वो अध्ययन में रुचि रखता हो, शिक्षा अच्छे से ग्रहण करे, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रभावी अध्यापक होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखिए, लास्ट से चालू करते हैं। वह उत्तम वक्ता हो, बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छे से बोलने वाला हो, अपनी बातों में छात्रों को बांधे रखे। जो वो शिक्षक है, शिक्षक का जो ऐसा पढ़ाने का तरीका हो कि जो बच्चे हैं वो उससे अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो उत्तम वक्ता हो, ये बात सही है। सृजनशील हो, ये भी सही है। विषय को रोचक बना के बच्चों को पढ़ाए, ये भी सही है। लेकिन केवल दंड देने वाला हो, पहली बात तो यही है कि हम कभी भी बच्चे को दंड नहीं देंगे। दंड जैसे वर्ड निगेटिव में आते हैं और यहाँ पे पूछा भी यही गया है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो अध्यापक को प्रभावी नहीं बनाती? तो केवल दंड देने वाला जो होता है अध्यापक, वो प्रभावी अध्यापक का गुण नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि
रुचि नहीं लेते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। इसमें से आपको बताना है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया का क्या उदाहरण है, छात्रों की नकारात्मक प्रतिक्रिया का इनमें से क्या उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ठीक है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। अब प्रभावी संप्रेषण मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी कब हो सकता है, तो जोर से बोलकर तो प्रभावी नहीं हो सकता कि आप पब्लिक में बैठे हो और अपने कम्युनिकेशन को जोर जोर से बोलने लगे ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावी हो सके, तो ये गलत है। ठीक है। आपके विस्तृत ज्ञान से ऐसा भी नहीं है, आपके उचित शब्द प्रयोग से ऐसा भी नहीं। तो देखो जैसे बच्चे हैं, ठीक है, अगर बच्चों के सामने आप बहुत बड़ी क्लास का या तो बहुत टिपिकल लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करने लग जाते हो तो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है। जब हम उनके स्तर को समझ जाते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो किस तरह से बात करनी है, किस तरह का स्तर है, ठीक है, कैसा कम्युनिकेट करें हम उनके साथ जो उनको समझ में आए, तो श्रोता के स्तर को जानकर ही प्रभावी संप्रेषण क्या हो सकता है, संभव हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे टीचर हो और क्लास ले रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं, तो आप क्या करोगे, अनुपस्थिति के लिए दोषी तो ठहराएंगे नहीं, छात्र कभी भी दोषी नहीं है। ठीक है। छात्रों को आप कभी भी दोषी नहीं ठहरा सकते हो। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि छात्र उपस्थित नहीं हो रहा है और हम चुप रहे, ऐसा भी नहीं है। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र जो है वो कक्षा में उपस्थित क्यों नहीं हुए हैं, और अगर कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो उन्हें दूर करने की हम कोशिश भी करेंगे। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है, तो देखो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, ना कि केवल आदर्श परिवार का, केवल मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। ये सही है। ठीक है। लेकिन ये सब कहाँ रहते हैं भाई, समाज में रहते हैं, और समाज में जितने भी वर्ग है सभी वर्गों के बच्चे आके पढ़ते हैं, इसका मतलब है समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो किससे संबंधित हो, भाई कक्षा में जो एक्टिव है, कक्षा में जो क्रियाशील है, मैं उन्हीं को पसंद करूंगा, ना कि जो उच्च परिवार से आ रहा है मैं उनको पसंद करूंगा, जो सुंदर है मैं उनको पसंद करूंगा, जो आज्ञाकारी है, ऐसा नहीं है। जो कक्षा में एक्टिव है, जो कक्षा में क्रियाशील है, मैं उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा। ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस कराए हैं, और आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है। अब हम कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और सीडीपी के छोटे छोटे से टॉपिक मैंने डिस्कस कराए हैं अपने चैनल पे, जिन्होंने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में। ठीक है।